नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए पढ़ने के बाद उस पढ़ी हुई चीज़ को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर सोचें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है के नारा किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष ने दिया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और अरविंद घोष से आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मतलब इसमें से तीनों में से कौन सही है? यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ, ये गलत है। ये 1859 में हुआ था, बंगाल में ही हुआ था लेकिन 1859 में हुआ था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, ये सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ये सही है। यानी 2 और 3 सही है। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु थे। इसका करेक्ट आंसर है आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ, ये करेक्ट है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये गलत है। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये गलत हो गया है, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए था। और अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय ये लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था, ये भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि 1856 से 62 उस समय था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? यानी शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1893 में भाग लिया था। दोस्तों, पढ़ने का शानदार तरीका यही है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद है तो इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, ये ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था, ये ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और बेलूर मठ की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया, ये ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल अखबार का प्रकाशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद आना चाहिए कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही अबुल कलाम आज़ाद है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए इसमें क्या है, पूरा नाम है इसका अबुल कलाम आज़ाद। और इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी, आज़ाद, इस तरह से रिलेट कर लेना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट यही है कि बहिष्कृत भारत एक पुस्तक भी है जिसका रचना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। लिनलिथगो का उद्देश्य था भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। आगे कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 44, ये ध्यान रखना है। और इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन
किसके समय हुआ, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया, तो यही लिनलिथगो के समय आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो जैसे मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस थे, ये सही है। और दिल्ली षड्यंत्र में रास बिहारी बोस ये शामिल थे, ये भी सही है। और नासिक षड्यंत्र केस में बारिंद्र घोष, ये गलत है, क्योंकि बारिंद्र घोष दिल्ली जो है नासिक षड्यंत्र केस में बारिंद्र घोष नहीं थे। ये अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं ना, ये बीडी सावरकर, उन्हीं का एक सदस्य था अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे ने नासिक के ना मजिस्ट्रेट की हत्या कर दिया था, ठीक है। तो यानी कि अब ये बीडी सावरकर संबंधित है, और उस हत्या मामले में बीडी सावरकर को उम्र कैद भी सजा हुई थी। तो ये बारिंद्र घोष गलत है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। बाकी ये रेंड मर्डर केस भी चापेकर बंधु ने किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। अब लॉर्ड कर्जन से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। और भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, ये गलत है। और तीसरा है कि भीमराव अंबेडकर के ने अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 सही है। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गोलमेज सम्मेलन से क्या है कि तुरंत आपको याद आना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था 1930, 31 और 32 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो इसका करेक्ट आंसर है कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास है। देखिए कोचराब आश्रम की ना गांधी जी द्वारा पहला आश्रम था, ठीक है। इसी आश्रम को ये पहले समझिए कि ये 1915 में हुआ था, ठीक है। और इसी आश्रम को ना स्थानांतरित कर दिया था साबरमती के किनारे, तो इसका नाम हो गया था साबरमती आश्रम। 1917 में वो स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है, साबरमती आश्रम। अब एक क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाता है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है एस नायर ने दिया था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड भी पूछेगा कभी, या तो कभी सर की उपाधि किसने त्याग दिया, तो वही रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसे ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये डेट याद रखना है, कन्फर्म है ना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू घटना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू एक है ना जापानी जहाज़ था, ये ध्यान रखना है। और 1914 में हुआ ये घटना। अब 1914 से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ही शुरू हुआ था, 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये समाचार पत्र है और उसके संस्थापक कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको चेक करें। ये है तहजीब उल अखलाव, इसका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, इसका संस्थापक था सर सैयद अहमद खान, ये ध्यान रखना है। और दी ये गलत हो गया। और दी पायनियर इसके संस्थापक जॉर्ज एलन, ये सही है। और कौमी आवाज़ का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। और दी सोशलिस्ट का संस्थापक एम.एन. रॉय नहीं थे, दी सोशलिस्ट का संस्थापक S.A. डोंगे थे। यानी कि केवल मतलब 1 और 4 गलत है, सुमेलित नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित, किसके अनुसार गठित हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन के द्वारा ये गठित हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के बारे में 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे संविधान सभा का विचार पहली बार किसके दिमाग में आया, तो पहली बार इसका विचार किए थे एम.एन. रॉय, ये ध्यान रखना है। 1934 में पहली बार इसका विचार किए थे। हालांकि संविधान सभा ये गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 के अनुसार, लेकिन इसका विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के दिमाग में आया था 1934 में। अब संविधान सभा का जो अंगीकार है कब किया गया, यानी ग्रहण कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे याद रखना है 26 नवंबर 1949, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। और पूछेगा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में, ये ध्यान रखना है। और चलिए एक क्वेश्चन और है कि संविधान बनने में कुल कितने दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है जमनालाल बजाज ने किया था। गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है, तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लोथल से एक चीज़ याद आना चाहिए आपको कि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन एक बंदरगाह था, तो लोथल एक बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने किया, तो रंगनाथ राव ने किया था, ये ध्यान रखना है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऋग्वेद के रचयिता कौन है, महर्षि विश्वामित्र। और सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ये ऋग्वेद ही है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख हुआ है, तो 10वें मंडल में हुआ, ये ध्यान रखना है। शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि कौन सा मंडल है ना सोम को समर्पित है, तो 9वें मंडल सोम को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है मालिनिन। अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी मालिनिन। मालिनिन जो है वो मुंगेर के पास था पहले। ठीक है, मुंगेर के पास मालिनिन है, लेकिन अंग की वर्तमान राजधानी अभी है चंपा, ये ध्यान रखना है। वर्तमान राजधानी है चंपा, जो कि भागलपुर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, अब देखते हैं 2, 3 और 4 में है क्या, कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, और ये गलत है, क्यों मालूम, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति में नहीं, ये बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बटा था, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति में ये विभाजित हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, ये गलत हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त है, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, ये सही है। और नामाग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो इसका आंसर क्या है, समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। अब समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपके कि समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक का जो कि दिखाया गया सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, किस शासक को, तो समुद्रगुप्त को, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख
किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेदी वंश से था। अब यहाँ एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, अब सातवाहन वंश से एक क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा और पोटीन का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो सातवाहनों ने चलाया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए चोल यहाँ आया, तो चोल शासक, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, ये ध्यान रखना है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यही करवाया था, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा, सत्य, आस्तेय और परिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ की है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ कौन थे मालूम? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। अच्छा, जैन धर्म की स्थापना किसने की, ये पूछा जाएगा, तो ऋषभदेव किया था, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? तो इसको चेक करते हैं कि बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई, ये सही है। और उसने नैरोज प्रथा को बंद किया, ये गलत है, क्योंकि बलबन ने नौरोज प्रथा को चलाया, प्रारंभ किया था ये। और बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई, ये भी सही है। और मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, ये विशेष ध्यान रखना है, बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ठीक है, मतलब अपनी आत्मकथा लिखा था फिरोज शाह तुगलक। अब दिल्ली सल्तनत से आपको ये चीज़ आना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश, राजवंश जो है शासन किया था। गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 शासक था। गुलाम, और एक क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुहत्सिब, ये नहीं था। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो शिवाजी, ये ध्यान रखना है। और एक है अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज रहता था कृष्णदेव राय के दरबार में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाप्ती प्रणाली का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर है राजस्व प्रशासन से। ठीक है, ये अकबर के समय ये चलाया गया था जाप्ती प्रणाली, मुगल शासक अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लहुरा देव से मिलता है। ठीक है, लहुरा देव यूपी में है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गेहूं का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ से मिला, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक का जो भाषा है वो पाली भाषा था और लिपि ब्राह्मणी थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था। ठीक है, बाएं से दाएं लिखा जाता था ब्राह्मणी लिपि, और खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि, ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, इसे ध्यान रखना है। और क्या है कि कालिदास है, तो कालिदास का कई महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछा जाता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की है।
और क्या है कि अश्वघोष है, अश्वघोष की भी एक है प्रसिद्ध पुस्तक है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद, एक होता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उसे कहेंगे कानपुर को, और एक है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। ये तीनों ध्यान रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन हुआ था 20 रुपया हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो यूपी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कि गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये ध्यान रखना है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1953 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। और ब्रेल लिपि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का जो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में है ये पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 350A में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 6 से जो 14 वर्ष का निःशुल्क शिक्षा है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 21 का को, ठीक है, अनुच्छेद 21 के को में है कि प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार है, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया था। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, इसमें 100 डिब्बे हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो राजकोषीय घाटा का अनुमान है, इसका करेक्ट आंसर है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर है, इसे ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। और यूट्यूब के CEO कौन है? तो नील मोहन है, ये भी ध्यान रखना, करंट अफेयर है, यूट्यूब के CEO नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग 150 रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है सोडियम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, उसका नाम है 21, गुणसूत्र 21। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उसमें कितना गुणसूत्र होता है, तो 47 हो जाता है। ठीक है, ऐसे अमूमन जनरली जो है वो मनुष्य में गुणसूत्र होता है 46। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाता है, ये ध्यान रखना है, एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज वाले पौधों में नर गेमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पराग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फल में, यानी कि फूल वाले पौधे में जो है ना अंडाशय फल बन जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में जो है ना प्रकाश रासायनिक का जो उत्पाद होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है निषेचन। ये पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो इसका आंसर है, देखिए नींद की बीमारी में क्या होता है ना, खुजली और बुखार, ये दोनों लक्षण है। इसका करेक्ट आंसर हो गया एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है और अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए। और ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसे याद रखना है। देखिए दूर यानी कि 2 लेटर है, 3 लेटर वाला लेंस से ठीक कर देंगे, और निकट इसमें 3 लेटर है निकट दृष्टि दोष में, तो 4 लेटर वाला से उसे ठीक कर देंगे अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो दूरी की है, ये ध्यान रखना है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए कि एक पूछेगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो वर्ग है 18, ये वर्ग कहलाता है। ठीक है, और जो आवर्त है वो ऐसे रहता है ना क्षैतिज में, वो आवर्त है 7, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है मालूम? मोसले के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोसले के नियम पर आधारित है। इसमें मेन चीज़ ये है कि तत्वों का जो गुण है वो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होता है, यानी उसका संख्या जो है परमाणु संख्या उस पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट यानी कि इसमें 3 लेटर है। देखिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में ये 2 ही आंसर आएगा, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। ठीक है, तो दूर वाला आएगा, दूर में क्या 2 लेटर है, तो 3 लेटर वाला, ये उत्तल में 3 लेटर है, 3 लेटर से ठीक करेंगे। अगर 3 वाला आया 3 लेटर वाला तो 4 लेटर वाले से ठीक करेंगे, इसे ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 6 परमाणु पाए जाते हैं। देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है
C6H12O6। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक अणु में ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है, परमाणु, तो O6 है ना, यहाँ 6 परमाणु है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीकरण के कारण होती है। लोहे में जंग लगता है जो ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, अब लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जस्ते का परत उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, यह सर्दी लेपन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम की आवश्यकता होती है। देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है और रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम और रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सही है। और हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, ये गलत है, क्योंकि सबसे हल्का जो है ना वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो धार्मिक तत्वों से उत्सर्जित होता है, ये भी गलत है। यानी कि इसका आंसर केवल एक सही है। देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, दोनों का, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताज़ा रखने के लिए। हालांकि पकाने के लिए एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ताज़ा रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक अम्ल जैसे आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चींटी के डंक में ना फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों की तुलना में गैसों की आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होता है, यानी कि दूर दूर होते हैं, उसके कण है ना दूर दूर होते हैं, इसलिए आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्टर्ड गैस के निर्माण में, निश्चेतक के रूप में और कृत्रिम रंग निर्माण में, ये सभी में इथीन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 माह। यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए, तो अधिकतम 6 माह ही होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम में। और सिक्किम से याद आ रहा है एक चीज़ और, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, और 2 स्तरीय पंचायती राज और एक होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। यानी किस अनुच्छेद में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 178 में है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और एक है कि जो कि विधानसभा की हो गया, एक हो गया विधान परिषद, है ना, विधान परिषद की सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है, तो वही 188 में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका करेक्ट आंसर है कि वह अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो मौलिक अधिकारों से जब वंचित होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, ये ध्यान रखना है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इम्पोर्टेंट कि अनुच्छेद 32 को किसने हृदय और आत्मा कहा, संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये ध्यान रखना है। इसको पलटकर भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में होता है, ये ध्यान रखना है। कब हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य की विधानसभा। ये क्या है? महाभियोग में भाग नहीं लेता है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ये ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेता है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी को भी मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, संसद का सदस्य यानी कि संसद में आता है लोकसभा और राज्यसभा, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। क्यों? देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और देखिए लोकसभा में है 25 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। उसी प्रकार राज्य में भी होता है कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए है 30 वर्ष न्यूनतम आयु, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। ये याद करना बहुत सिंपल है, दल बदल 10वीं अनुसूची में, ठीक है। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और 3री अनुसूची में है शपथ, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या किए थे? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। अब 1931 से 1-2 चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? यानी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। यहाँ 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ध्यान रखना है कि संसद का संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है BK RV राव, ठीक है।
ये क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था, लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र वाला पूछा जाता है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार। परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, व्यापार, ये सब सेवा करने वाला जो काम है, सेवा होता है। जैसे परिवहन वो सेवा है, संचार सेवा है, बैंकिंग एक सेवा है, यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। और सबसे अधिक योगदान जो भारत के अर्थव्यवस्था में है तृतीय क्षेत्र का ही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर है कपड़ा उद्योग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जारी किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? इसका करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ठीक है, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये ध्यान रखना है, महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। और किस पंचवर्षीय योजना में जो कि दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर भिलाई इस्पात संयंत्र, और एक और है जो तीन भिलाई संयंत्र, दुर्गापुर भिलाई और एक है वो ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो तीनों इस्पात संयंत्र का जो है ना स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भिलाई जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो भिलाई हुआ था रूस के सहयोग से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखना है, भीरू, ठीक है, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ठीक है, इसे याद रखना है, द्रविड़, ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन यानी द्रविड़ याद रखना है, द्रविड़ नाम रखना है, यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र क्या है कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। एक है रावुड़ किला, ठीक है, रावुड़ किला वो जर्मनी के सहयोग से हुआ था, उसे याद रखना है, राज, ठीक है, यानी कि रावुड़ किला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से, राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए भूपटल यानी कि भूप्रपर्टी, ठीक है, पृथ्वी के जो है कि भूप्रपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पहले उसको समझिए, ये क्वेश्चन कितनों मतलब कि आपको घुमा के पूछेगा, आप बता दीजिएगा। देखिए भूप्रपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, पहला है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, भूपटल में, ठीक है, ऑक्सीजन, और दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा है लोहा। देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। आप देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन तो है नहीं, सिलिकॉन है नहीं, तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन आंसर होता, तो एल्युमिनियम है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक पाया जाने वाला, अगर ऑक्सीजन भी ऑप्शन में रहा, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया कि सब भूपटल में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम वहाँ टिक करना है, ये ध्यान रखना है। धातु अगर लगा दिया तो एल्युमिनियम। अच्छा इसे याद कैसे रखना है ये समझिए, देखिए इसे याद रखना है सिंपल में, आसी एलो, ठीक है, आसी एलो यानी कि ऑक्सीजन,
सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम लोहा, ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, अब शनि ग्रह है ना आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो वो बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? इसका करेक्ट आंसर है अधिक सिंचाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो भारत में केरल का है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केरल है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु। ठीक है, केरल के बाद है तमिलनाडु। अगर केरल ऑप्शन में रहेगा तो केरल टिक करना है। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? ठीक है, तो देखिए 3 वर्ड याद रखना है, सब आंसर हो जाएगा। यहाँ राउरकेला पूछा है, यानी कि राज्य याद रखना है, यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, और आपको भिलाई पूछेगा तो भीरू याद रखना है, यानी कि वीरेंद्र सहवाग को बीरू बोला जाता है ना, तो वहाँ याद रखना है भीरू। ठीक है, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। ठीक है, सोवियत संघ भी होता है, रूस मतलब सोवियत संघ। ठीक है, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, वहाँ याद रखना है द्रविड़, है ना, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है काली मृदा को। देखिए काली मृदा को भारत में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसका नाम है उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 2500 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना में स्थित है। अब यहाँ 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, ये ध्यान रखना है, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को ही कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है वायु का प्रदूषण। ये पेड़ पौधे ने वायु को प्रदूषित नहीं करता, ये ध्यान रखना है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, शोर का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन का विमुक्ति करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से संबंधित था। रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ नागपुर जो है ना नारंगी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे नारंगी शहर या तो ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा में है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। अब विश्व श्रम संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। ये तीनों याद रखना है। ठीक है, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।